नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में भाग लेकर ऑस्ट्रेलिया दौरे से भारत लौट आई हैं। यह सम्मेलन सिडनी के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया, जहां उन्होंने विभिन्न देशों के सांसदों के साथ संसदीय लोकतंत्र और शासन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में मैं गई थी और हम दो स्पीकर्स असम और उत्तराखंड स्पीकर एग्जीक्यूटिव कमेटी में वहाँ के लिए नॉमिनेटेड हैं। तो हम वहाँ पहुँचे, एग्जीक्यूटिव कमेटी की अच्छी हमारी बैठक हुई जिसमें बहुत सारी चर्चा हुई और आपको ये बताते हुए भी खुशी है कि हम अभी तक एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि ब्रिटिश रूल के तहत हमारे यहाँ काम होता था और काफ़ी समय से सभी देश लगे थे कि हम इसको नॉन चैरिटेबल करें ताकि हम एक अच्छे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर फिर अपनी जगह बना सकें। तो इस बार ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये निर्णय हुआ है और किंग ने अपनी स्पीच में इसको कहा है कि हम अब सीपीए को चैरिटी से नॉन चैरिटी करने जा रहे हैं। तो एक वो अच्छी चीज़ वहाँ पर हुई। साथ ही साथ मुझे पैनल पर भी बैठने का मौका मिला वहाँ पर जो विमेन पार्लियामेंटेरियंस हैं कॉमनवेल्थ की, उनमें हमको पैनल पे बैठने का मौका मिला जिसपे ये चर्चा थी कि हम अपनी महिलाओं को किस तरह से राजनीति में आगे लेकर आए, उनको क्या ऐसा कार्य करें, कैसे उनको सशक्त करें कि वो पहल खुद ही पहल कर राजनीति में आए। तो बहुत अच्छी चर्चा रही और वहाँ पे जो हमारी सरकारों के द्वारा कार्य हुए हैं, चाहे वो शुरू से सशक्त उसके पैदा होने से लेकर उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी हेल्थ को लेकर मैंने वहाँ चर्चा की। लेकिन वहाँ पर जो बहुत फैसिनेटिंग उनको लगा वो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लगे। उसके बारे में बहुत चर्चा हुई। इनफैक्ट डॉक्टर गिम्बा जो कि हमारी प्रेसिडेंट है सीडब्ल्यूपी की विमेन पार्लियामेंटेरियंस की, उन्होंने कहा मैं आना चाहूँगी आपके स्टेट और देखना चाहूँगी ये स्टेट हेल्थ जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं किस तरह से काम करते हैं। वहीं राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 11 नवंबर की शाम को हरिद्वार में भव्य ड्रोन शो, दीपोत्सव और भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करेंगे। जिलाधिकारी हरिद्वार कमेंद्र सिंह ने बताया कि दीपोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हर की पौड़ी पर एचआरडीए द्वारा शाम 5:55 से 6:25 के मध्य 500 ड्रोन के द्वारा भव्य एवं आकर्षक ड्रोन शो का प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद नगर निगम और विभिन्न संगठनों के सहयोग से शाम 6:30 बजे हरिद्वार के 50 घाटों पर लगभग 3,50,000 दीपक जलाए जाएंगे। इसके पश्चात रात्रि में मालवी द्वीप पर भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के रजत जयंती वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और इसके उपलक्ष्य में 6 से लेकर के 12 नवंबर तक लगातार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी क्रम में 11 नवंबर को एक विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो गंगा दीपोत्सव है और इसमें कई प्रकार के कार्यक्रम होने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी है, वो स्वयं आ रहे हैं और प्रतिभाग कर रहे हैं। सबसे पहले भल्ला स्टेडियम जो नया निर्माण किया गया है, भल्ला स्टेडियम का उद्घाटन किया जाएगा। उसके पश्चात हर की पौड़ी पर नवनिर्मित चौकी का उद्घाटन किया जाएगा और तत्पश्चात जो गंगा आरती है, गंगा आरती में प्रतिभाग होगा। उसके पश्चात ड्रोन शो का आयोजन होगा। ड्रोन शो में विभिन्न प्रकार की धार्मिक एवं सांस्कृतिक आकृतियाँ आसमान में ड्रोन्स के माध्यम से बनाई जाएंगी, तो उनका प्रदर्शन होगा और ड्रोन शो के पश्चात फिर गंगा दीपोत्सव होगा जिसमें लगभग 52 घाटों पे लगभग 3 लाख से अधिक दीपक जलाए जा रहे हैं, जिसके लिए विभिन्न जोनल अधिकारी, सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और बहुत सारे वॉलंटियर्स उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। लगभग 4,000 लोग इसके अंदर प्रतिभाग कर रहे हैं दीपक जलाने के लिए। तो एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। 6:30 बजे के लगभग ये कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम के पश्चात फिर भजन संध्या का आयोजन किया गया है जो कन्हैया लाल मित्तल जी गायक हैं, भजन गायक हैं,
उनके वो जो है गायक रहेंगे उस कार्यक्रम में। उसका आयोजन किया जा रहा है 7 बजे से लेकर के आगे जब तक वो कार्यक्रम चलेगा। तो ये पूरा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में मेरा अनुरोध है जनपद के समस्त संभ्रांत नागरिकगण से, समस्त माननीय जनप्रतिनिधिगण से और इसके अलावा विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधिगण से और मीडिया के बंधुओं से कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के प्रतिभाग करें। इधर विकासनगर में बीते दिनों दुकान में चोरी करने वाले चोर को लोगों ने धर दबोचा है। बताते चले करीब 15 दिन पहले चोर ने दुकान में चोरी की थी। सीसीटीवी फुटेज में चोर की सारी वारदात कैद हो गई। वहीं आज चोर को लोगों ने मंडी चौक से पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले किया। वैसे चौकी बजा रहा है, क्या कारण है? चौकी बाजार आने का मेन कारण ये था कि आज से 10-15 दिन पहले एक 500 की दुकान से सिलेंडर चोरी हुआ, जो कि हमने उसकी पूरी वीडियोग्राफी बना के पुलिस को हमने दे दी थी। उसके बाद काफ़ी दिन हो गए, आज हमें मंडी चौक पे जो एक मैकी मिला है वो प्याज का कट्टा जिसमें आज गिर चुरा है और हमने जब उसको देखा, जो इन्हें आस पड़ोस वालों ने देखा, उसमें उसने जो कि सिलेंडर की बात भी कबूली है और प्याज का कट्टा आज हमने बरामद करके पुलिस को, इस मैकी को भी और पुलिस को भी दे दिया। अब हम सब मिलकर आज ये पुलिस के पास यही आया है कि इसको मुकदमा दर्ज करके इसे जेल में। जी, चौकी बजा रहा है, क्या कारण है? सर अभी एक लड़का पकड़ा गया है इस मैके नशे में धुत है और उसको चोरी करते हुए पकड़ा गया है। खुद व्यापारियों ने पकड़ा है, उस लड़के को पकड़कर चौकी में लाए हैं और आगे की कार्रवाई करवा रहे हैं। आपने कैसे देखा चोरी कर रहा था? उसको वो सीसीटीवी फुटेज में भी आया है और अभी हाल फिलहाल में उसने आर्य समाज मंदिर के सामने पिकअप से प्याज का कट्टा उतारा है। कहाँ से, कौन सी दुकान थी चाट की? जोरीलाल मामचंद की दुकान के सामने पिकअप खड़ी थी, उसमें से एक प्याज का कट्टा उतारा है जो कि मंडी चौक पे रखा है। अभी वहीं से हमने इसको पकड़ा है। अब चौकी बजा लिया है? हाँ, चौकी में दे दिया है पुलिस। कंप्लेंट अभी लिखित में दे रहे हैं। आए दिन चोरी होती थी, क्या कारण है? बाजार में अव्यवस्था है, पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है इस तरफ। शायद प्रशासन पर पुलिस टीम की कमी है। बीती 4 नवंबर अल्मोड़ा के मारचूला में बस दुर्घटना को लेकर पूरा उत्तराखंड स्तब्ध है। हादसे में लगभग 38 लोगों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी इस घटना को लेकर काफी चिंतित नजर आए। उन्होंने प्रदेशवासियों से 25वें राज्य स्थापना दिवस राज्य में सादगीपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की थी। इसी के साथ ही पूरे उत्तराखंड में श्रद्धांजलि अर्पित करने का सिलसिला आज भी जारी है। इसी क्रम में आज काशीपुर मीडिया सेंटर के नेतृत्व में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अमला, उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह समेत कोतवाली के उप निरीक्षक भी मौजूद रहे। राज्य स्थापना दिवस पर जो कार्यक्रम हमारे सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सादगी से मनाने और जो अन्य कार्यक्रम भी थे, रंगारंग कार्यक्रम, सभी रद्द कर दिए गए। इसका जो मीडिया ने, उत्तराखंड की जो मीडिया है और जनता है, उन्होंने बहुत सराहना की है, क्योंकि ये इतना बड़ा हादसा है, 38 लोगों की मृत्यु हुई है और कितने परिवार हैं जिन्होंने इस क्षति को झेलने की प्रभु जो है उनको शक्ति प्रदान करे, श्री चरणों में स्थान दे। इसी के अंतर्गत काशीपुर मीडिया सेंटर ने आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, क्योंकि हमारे प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ी सड़क दुर्घटना है, इतने लोगों की मृत्यु हुई है और राज्य स्थापना दिवस पे जो ये कार्यक्रम सारे रद्द हुए हैं, इन सब को लेकर हमने एक श्रद्धांजलि सभा रखी है, ताकि प्रभु जो है वो श्री चरणों में स्थान दे और सभी जो हमारे उत्तराखंड के मीडिया कर्मी हैं वो लोग भी अन्य स्थानों पर ये कार्यक्रम, इस तरीके की श्रद्धांजलि सभा जो है वो रख रहे हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। जसपुर कोतवाली क्षेत्र में आज ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस की संयुक्त टीम ने क्षेत्र के कई मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की है। छापेमारी से मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। वहीं छापेमारी के दौरान कई मेडिकल स्टोरों पर अनियमितता पाए जाने पर उनके खिलाफ सस्पेंशन और कैंसिलेशन की कार्रवाई की गई है। ड्रग इंस्पेक्टर नीरज कुमार ने बताया कि क्षेत्र के 6 से 7 मेडिकल स्टोरों पर औचक छापेमारी की गई और आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। 6-7 मेडिकल स्टोर पर औचक छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जिसमें कि मेडिकल स्टोरों पे जो है स्टोरेज में अनियमितताएं पाए जाने के संबंध में उनको सस्पेंशन, दवाओं के बिल मेंटेन न करने के संबंध में कैंसिलेशन और नमूने संग्रहित करने की कार्रवाई की गई है।
आगे किस तरह की लगातार कार्रवाई चल रही है, पूर्ण होने पर आपको बता दें। वहीं काशीपुर का एलडी भट्ट राजकीय उपजिला अस्पताल इस समय डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहा है। बता दें, इस अस्पताल में डॉक्टर खेमपाल सिंह जो कि रेडियोलॉजिस्ट थे और उसके साथ साथ उनके पास इस अस्पताल का सीएमएस पद भी था, लेकिन वह 4 दिन पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो रेडियोलॉजिस्ट का पद भी खाली हो गया है। इस अस्पताल में फिजिशियन लगभग 8 सालों से नहीं है। इसी के साथ ही नेत्र विभाग भी चिकित्सक की कमी से धूल फांकता नजर आ रहा है। बता दें, इस अस्पताल में कभी 400 से 500 ओपीडी रोज होती थी, लेकिन चिकित्सकों की भारी कमी के चलते अब मात्र ओपीडी 100 तक ही रह गई है। यहाँ पे कुछ दवाइयों की कमी है और उसको पूरा करने के लिए अभी हमारे अस्पताल से गाड़ी जाएगी देहरादून स्टोर में, तो वहाँ से दवाइयाँ लेके आएगी। तो जो दवाइयों की जो कमी है उसको हम पूरा करेंगे। जो दवाइयाँ जो एसेंशियल होती हैं और जो ज़रूरी हैं वो सब पूरी की जाएंगी। तो अभी मंडे को जाएगी गाड़ी, तो वहाँ से दवाइयाँ लेके आएगी। बात की जाए यहाँ चिकित्सकों की भी काफ़ी समय से जो है कमी देखी जा रही है, तो इसमें कितने लोगों के जो है आपकी तरफ से रिक्वायरमेंट पहुँच जाएगी? एक तो हमारे सामने आई हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर राणा जो थे उससे पहले आई सर्जन, उनके रिटायरमेंट वो उन्होंने बीआरएस लिया था, उसके बाद से कोई आई सर्जन आया नहीं है यहाँ पे, साल भर हो गया है। तो हम लोगों ने डिमांड दी है कि आई सर्जन यहाँ पे पोस्ट किया जाए ताकि मरीजों को सुविधा मिले, फैसिलिटी मिले। कैटरैक्ट मोतियाबिंद के ऑपरेशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अब हमने इस डिमांड तो दी है इस चीज़ की। और अभी हमारे डॉक्टर खेमपाल भी रिटायर हुए हैं, तो रेडियोलॉजिस्ट का पद भी खाली हो गया है। उसके लिए भी फिर हम प्रयास करेंगे कि कोई रेडियोलॉजिस्ट को जल्द से जल्द यहाँ पे उसकी नियुक्ति की जाए। सर, जिस तरह एंटी रेबिस इंजेक्शन की क्या पूर्ति है या कमी है, क्या है? इस समय तो अभी है, एंटी रेबीज है हमारे पास। जब कमी होती है तो फिर हम वहाँ पे अपने जो सेंटर है सीएम ऑफिस, वहाँ से मंगा लेते हैं। वहीं राज्य स्थापना दिवस के आसपास उत्तराखंड में यूसीसी लागू किए जाने की बात कही गई थी, लेकिन विधायी द्वारा यूसीसी के तकनीकी पक्षों पर अभी विचार जारी है। समान नागरिक संहिता अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूर्व आईएएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है, जिसे राज्यपाल ने स्वीकृति दी है। यह समिति यूसीसी लागू करने से संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों व कर्मियों के प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, पोर्टल आदि में मार्गदर्शन और परामर्श सहायता देगी। समिति में दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा और स्थानीय आयुक्त अजय मिश्रा शामिल हैं। चूंकि समिति अध्यक्ष समेत अन्य प्रमुख सदस्य यूसीसी के ड्राफ्ट और नियमावली बनाने में शामिल रहे हैं, इसलिए क्रियान्वयन में भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं प्रदूषण से निपटने के लिए देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिक पर्यावरण प्रदूषण कम करने की ज्वलंत चुनौती से निपटने की नई तकनीकों पर चर्चा की है, जिसमें केंद्र सरकार के अंतरिक्ष विभाग के सचिव व इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर एस सोमनाथ ने कंबंशन की प्रक्रिया से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर शोध करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कंबंशन की प्रक्रिया भी ईंधन जलने की प्रक्रिया की तरह होती है, लेकिन कंबंशन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। इससे यहाँ भी और अंतरिक्ष में भी प्रदूषण होता है। रॉकेट में 80% ईंधन होता है और केवल 10 से 20% स्थान पर इंजन होता है। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन एल्युमिनियम पाउडर से ऑक्साइड के रूप में होता है। ऐसे ही बहुत सारे खतरनाक पदार्थ जिन्हें ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उनमें हाइड्रोक्लोराइड भी शामिल है। ये बहुत ज़्यादा प्रदूषण करता है। रॉकेट इंजन के डिज़ाइन में ऑटोमाइजेशन होना चाहिए। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ ने कहा, पहले रॉकेट के वापस आने के बाद उसके इंजन दोबारा इस्तेमाल नहीं हो पाते थे, लेकिन अब इंजीनियरिंग ने इसे संभव बना दिया है। अब रॉकेट के इंजन दोबारा उपयोग किए जाने लगे और इनकी डिटेलिंग में भी सकारात्मक बदलाव आए हैं। सम्मेलन में ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चांसलर प्रो राकेश कुमार शर्मा, कुलपति डॉक्टर नरपिंदर सिंह और ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर संजय जसोला के साथ ही विश्वविद्यालय के काफी शिक्षक व छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन सचिव व ग्राफिक एरा के एरोस्पेस इंजीनियरिंग के एचओडी डॉक्टर सुधीर जोशी ने आभार व्यक्त किया है। Today, this conference addresses a lot of issues related to combustion, especially the energy usage, its efficiency, its emissions,
and also towards net zero goals that you have set for the sustainability. So those issues are discussed today, and a lot of participation. It's an international conference also. A lot of energy issues are being discussed today, moving away from the fossil fuel to hydrogen to electrical energy and sustainable energy. But it's not going to happen all on a sudden. We need time, and during this transition phase, you need to look at how the energy can be used very efficiently, improve it using the research in the combustion domain. एक कंबस्चन इंस्टीट्यूट का जो इंडिया चैप्टर है उसने ग्राफिकरा में यहाँ पे जो है एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस यहाँ पे कराई है, और इसका विषय है कि जो फ्यूल जो यूज होता है इंजन्स में, जब फ्यूल बर्न होता है तो आपको पता है एम्बिशंस होते हैं, तो उसकी वजह से इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जाए, कैसे अच्छे फ्यूल्स या अच्छे इंजन्स किस तरह से डिज़ाइन हो जिसमें एम्बिशंस कम से कम हो, और जैसे इस दिशा में क्लीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, इथेनॉल की बात हो रही है, तो उन सारी चीज़ों पे गहन चिंतन यहाँ पे किया जाएगा। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ये उत्तराखंड में उस दिन हो रहा है जब हम लोग अपना जो है 25वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं, तो इतना बड़ा इंटरनेशनल जो है एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे की जा रही है। आज की जो कॉन्फ्रेंस है वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि इसमें हम ये लाना चाहते हैं कि नेट जीरो के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से हम आने वाली अपनी जो आईसी इंजन्स होते हैं, प्रपल्शन होता है, कंबस्शन होता है, इसको कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि तरह तरह के नए फ्यूल्स आ रहे हैं, हाइड्रोजन आ रही है, मिथनॉल आ रहा है, अमोनिया आ रही है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा डीजल और पेट्रोल में इनको ब्लेंड कर रहे हैं, तो तरह तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही हैं, तो उसके ऊपर विचार किया जा रहा है। नए कंबस्शन के आयाम सोचे जा रहे हैं। नेट कार्बन ज़ीरो का सबसे जो बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जहाँ पावर सेक्टर में और मोबिलिटी सेक्टर में, इस सेक्टर में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कैसे मिनिमाइज। वहीं बीजेपी ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ प्रवासी मतदाताओं को भी बीजेपी अपने पक्ष में मतदान के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रही है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने खुद प्रवासी मतदाताओं की कमान अपने हाथों में थामी हुई है। प्रवासी मतदाताओं से संपर्क करने के लिए वह अन्य प्रदेशों में लगातार भ्रमण पर हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रविवार को लुधियाना में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के प्रवासी मतदाताओं से मतदान के लिए अपने बूथों पर पहुंचने का आग्रह किया और बीजेपी को जीत दिलाने में सहयोग की अपील की। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवासी प्रकोष्ठ है, खासतौर पर उत्तराखंड के दृष्टिकोण से प्रकोष्ठ बने हुए हैं, वो देश के उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी का में बड़ी संख्या में भारतीय समाज के लोग वहां निवास करते हैं। और हमारा प्रयास है कि केदारनाथ विधानसभा में आपदा के बाद अनेकों लोगों का पलायन हुआ है। बड़ी संख्या में उनके मतदाता काम के सिलसिले में दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, हरियाणा में, लुधियाना में। तो हमारे जो प्रवासी कार्यकर्ता केदारनाथ विधानसभा के अंतर्गत जिनका क्षेत्र पड़ता है, ऐसे सब लोग के साथ मेरा मिलना हो रहा है। दिल्ली में मेरी बैठक हुई है, आज मैं लुधियाना आया हूँ, लुधियाना के अंदर बैठक है, और मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में अच्छा मतदान केदारनाथ के इस बाई इलेक्शन में हो, ये पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि बड़ी संख्या हमारे कार्यकर्ता, जो प्रवासी कार्यकर्ता हैं, जो जिनका क्षेत्र केदारनाथ क्षेत्र में पड़ता है, वो सब लोग मतदान के लिए अपने गाँव पहुँचेंगे। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा ने केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस हैट्रिक मारेगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा ने पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में मजबूती के साथ लगा हुआ है। घर घर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रचार कर रहे हैं, जिसका फायदा कांग्रेस प्रत्याशी को मिल रहा है। उन्होंने सूबे की धामी सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी शासन में महंगाई, बेरोजगारी से प्रदेश की जनता त्रस्त है। प्रदेश का युवा सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। प्रदेश के युवाओं का अग्निवीर योजना ने उनके सपनों को भी चकनाचूर किया है और बीजेपी नेताओं द्वारा किए जा रहे महिला दुष्कर्मों से केदारनाथ विधानसभा की मातृशक्ति भी आहत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी केदारनाथ उपचुनाव जीतने के मुंगेरी लाल के जैसे हसीन सपने देख रही है। भी हमारे माननीय अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी, श्री नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी और श्री रंजीत रावत जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा पद यात्रा जो है हरिद्वार से लेके केदारनाथ तक हुई थी। तो उसमें हमें परिणाम बहुत अच्छे देखने को मिले और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हमने बद्रीनाथ और
आपका हरिद्वार में हमने चुनाव जीते अभी उपचुनाव विधानसभा के, तो ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि निश्चित ही कांग्रेस जो है केदारनाथ में भी बहुत ही अच्छे जो है प्रचंड बहुमत से यहाँ पर चुनाव जीती। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।